केंद्र का और त्रिकोण का एक बार फिर पुनः बता दीजिए। जी। केंद्र का और त्रिकोण का एक बार पुनः बता दीजिए। केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो तो राजयोग होता है। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। भाव केंद्र भी बता दीजिए। त्रिकोण राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण का संबंध होने पर केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। वह चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे स्थिति हो, चाहे युति हो, चाहे परिवर्तन हो। ठीक है। इन चारों में से किसी भी प्रकार का संबंध अगर बनता है, जैसे जैसे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दोनों किसी एक दूसरे भाव में बैठ जाएं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर किसी दूसरे भाव में बैठ गए हैं तब भी राजयोग होगा। और केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं तब भी राजयोग होगा। केंद्र त्रिकोण के स्वामी वो उनके घर में बैठे हैं तब भी राज होगा। केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठे हो, उनके घर को देख रहे हो तब भी राजयोग होगा। 5 प्रकार के महायोग लिख लीजिए। पंच महायोग। पंच महायोग। पंच महायोग। पंच महायोग बनाते कौन कौन से ग्रह हैं और कौन से ग्रह नहीं बना पाएंगे, ये लिख लीजिए। सूर्य चंद्रमा राहु केतु ये योग नहीं बना पाएंगे। सूर्य चंद्रमा राहु केतु ये 4 ग्रह पंच महायोग नहीं बना पाएंगे। तो बना कौन पाएंगे? मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। पंच महायोग। पहला लिख लीजिए रोचक महायोग। योग ये महापुरुष योग कहे गए हैं। महापुरुषों की कुंडली में ये योग होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है पंच महापुरुष योग। गुरुजी ये कौन कौन से ग्रह बनाएंगे पंच महायोग? मंगल, राहु केतु सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके जितने ग्रह बचे हैं वही बनाएंगे। मंगल बुध गुरु शुक्र गुरु शनि। हाँ, ये पंच महापुरुष योग हैं। तो ये महापुरुषों की कुंडली में पाए जाते हैं यह योग। ठीक है। पहला लिख लीजिए रोचक। मंगल के द्वारा, मंगल से रोचक महायोग का निर्माण होता है, महापुरुष योग का निर्माण होता है। मंगल से रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। दूसरा बुध से भद्र महापुरुष योग का निर्माण होता है। बुध के द्वारा भद्र महापुरुष योग का निर्माण होता है। बुध से भद्र महापुरुष योग का निर्माण होता है।
गुरु से हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। गुरुजी एक बार ये गुरु दोबारा से बोले। गुरुजी एक बार दोबारा, ये बुद्ध से भद्र महापुरुष योग बनता है। रिकॉर्डिंग में भी सुन लीजिएगा यार, इतना ही क्लास रुक जाता है इतने में ही। ठीक है, जो रुक जाता है उसको फिर हो जाता है। इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ फिर भी आप लोग नहीं ध्यान दे। बुध से भद्रक, भद्र नामक महापुरुष योग गुरु के द्वारा भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। गुरु से हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। गुरु से हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। शुक्र से मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होता है। शुक्र से मालव्य, शुक्र से मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होता है। शनि के द्वारा शंख महापुरुष योग का निर्माण होता है। शनि के द्वारा शंख महापुरुष योग का निर्माण होता है। मंगल से रूचक, बुध से भद्र, गुरु से हंस, शुक्र से मालव्य, शनि से शंख। मंगल से रूचक, बुध से भद्र, गुरु से हंस, शुक्र से मालव्य, शनि से शंख। ये 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनते हैं। अब लिखिए रोचक बनता कैसे है। रोचक जो महायोग है वो बनता कैसे है। केंद्र में कोई भी ग्रह स्वराशि स्थित हो या उच्च राशि स्थित हो। तो कैसे होगा, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली बनाइए। आप लोग मेष लग्न की कुंडली बनाइए। मेष लग्न की कुंडली बनाइए। 1 से लेकर के 12 तक कर दीजिए। अब लग्न में केंद्र में क्या है, मंगल की स्वराशि हो गई। प्रथम भाव में मंगल की स्वराशि हो गई और मंगल उच्च का कहाँ होगा, मंगल उच्च का कहाँ होगा, किस भाव में, दशम भाव में मकर राशि में मंगल उच्च राशि का हुआ ना। जी गुरुदेव। हाँ, मकर का तो मंगल उच्च का होता है। तो मंगल क्या हुआ यहाँ पे, रोचक नामक योग बनाएगा। और ये जो 5 योग बनेंगे वह चर और स्थिर राशि में ही बनेगा, द्विस्वभाव राशियों में नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो 5 महायोग है ये चर और स्थिर राशि में ही बनेंगे, द्विस्वभाव राशियों में नहीं बनेंगे।
समझ में आया ये रोचक नामक योग? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। न समझ में आया हो जिसको वो बता दीजिए। केंद्र में कोई भी ग्रह स्वराशि स्थित हो या उच्च राशि में स्थित हो, तो स्वराशि कैसे स्थित होगा? जब लग्न में होगा मंगल, या उच्च राशि में कब होगा? जब मकर का होगा तब ना। जी। तो इस स्थान पे जो है रोचक नामक योग बनेंगे। भद्र नामक योग लिखिए। बुध अपनी राशि में या उच्च राशि में हो तो भद्र नामक योग बनता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये द्विस्वभाव राशि में ही बनेगा केवल। ठीक है, ये केवल द्विस्वभाव राशि में ही बनेगा। बुध अपनी राशि या उच्च की राशि में हो तो भद्र नामक योग बनता है। और ये कैसे बनेगा? केवल द्विस्वभाव राशि में ही बनेगा। तो द्विस्वभाव राशि कौन हुई? और बुध कहाँ उच्च का होगा? बुध स्वामी कहाँ का है, वह बताइए आप लोग। मिथुन और कन्या में स्वग्रही होगा तो। मिथुन और कन्या में स्वग्रही होगा, लेकिन बुध उच्च का मिथुन में नहीं न होता है। जी गुरु। और मिथुन कौन सी राशि है? तीसरी गुरु जी। कन्या कन्या। अरे मिथुन कौन सी राशि है? स्थिर है, चर है, द्विस्वभाव है? द्विस्वभाव द्विस्वभाव। हाँ, तो द्विस्वभाव तो हुई, लेकिन बुध उच्च किस राशि में होगा? कन्या में होगा। कन्या में। जब कन्या राशि हो, कन्या लग्न हो और लग्न में ही बुध बैठा हो, तो क्या होगा? भद्र नामक महापुरुष योग होगा। कन्या लग्न हो, लग्न में ही बुध बैठा हो, तो भद्र नामक योग होगा। ये आप लोग एक कुंडली बना लीजिए। कुंडली में के लग्न में 6 लिख लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए कि बुध की उच्च राशि स्वराशि दोनों है, वहीं पे कर दीजिए, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कभी भी कुंडली किसी की देखेंगे तो कन्या लग्न है तो बुध कहाँ बैठा हुआ है, तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे ये तो महापुरुष योग है।
भद्र हो गया, रोचक हो गया ना। भद्र और रोचक हो गया ना। जी गुरुजी। जी अब गुरुदेव। तीन तीन ठो आगे दोबारा लिखा देंगे, कुछ और जरूरी चीज लिखा देते वो लोग। वो तीनों का हेडिंग डाल करके आप लोग छोड़ दीजिए। गुरुजी भद्र और रोचक का हो गया, उसके बाद उसके बाद तीनों छोड़ दीजिए। अभी एक चीज जरूरी है, मैं वो लिखवा देता हूँ, वो कल फिर लिखवा दूंगा। आप लोगों को मान लीजिए कि आपके पास में किसी का वो नहीं मालूम है, जन्म समय नहीं मालूम है, या फिर उसके जातक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, जन्म समय नहीं मालूम है, जन्म स्थान नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो कैसे हम पता करेंगे या कैसे उस व्यक्ति को कुछ समाधान बताएंगे, कैसे कुछ कहेंगे उसको कि हाँ आपका कार्य होगा कि नहीं होगा। वो हम लोग देखते हैं दो तरह से, तीन तरह से, ठीक है। तीन तरह से कैसे देखते हैं? स्वर कुंडली, आरूढ़ कुंडली और प्रश्न कुंडली से विचार करते हैं। ठीक है। स्वर कुंडली, प्रश्न कुंडली, आरूढ़ कुंडली, ये तीन चीजों से हम लोग विचार करते हैं। इसमें आप लोग लिख लीजिए सगुन के कार्य। जैसे मान लीजिए आप आरूढ़ कुंडली या प्रश्न कुंडली किसी का बता रहे हैं, कोई व्यक्ति आया और पूछा कि विवाह कब तक हो जाएगा, मेरे बच्चे का विवाह कब तक हो जाएगा, बच्ची का विवाह कब तक हो जाएगा, या बच्चा कब तक होगा, या कोई भी शुभ कार्य कब तक हो जाएगा, तो उसमें कार्य सिद्धि योग आप लिख लीजिए। आप लोग कार्य सिद्धि योग कब बनता है, सगुन भी देखे। कार्य सिद्धि कब होगा और सगुन। लिख लिए? जी गुरुजी। देखिए कि प्रश्नकर्ता किस दिशा में बैठा है। प्रश्न करने आया है या बैठा है या खड़ा है, किस स्थिति में है, तो किस दिशा की तरफ मुख किया है,
पूर्व की और उत्तर की तरफ है तो बहुत अच्छा, दक्षिण और पश्चिम के तरफ है तो मतलब कार्य सिद्धि नहीं होगा। जब पूछ रहे हैं तो वह व्यक्ति कैसा कपड़ा पहन के आया है, लाल पीला सामग्री, कोई सामग्री लेकर के आया है तो लाल पीला सामग्री लेकर के आया है कि लाल पीला कपड़ा पहन करके आया है, तो यह शुभ होगा। सुंदर कन्या अगर दिख जाए उस समय, जो बहुत कन्याओं का ये होता है कि खेलती रहती है, बाल पूरे उधराए मतलब छितराए हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, खेलती रहती है, और न तो मतलब बाल झाड़ी है, न तो कुछ सौंदर्य की है, तो उस कन्या का देखना, और सुंदर कन्या का दिखना मतलब बाल झाड़ी हो, बढ़िया से, जो भी हो, अच्छे से कपड़े पहनी हो, अच्छा से तरीके से हो, तो वह शुभ संकेत होता है। और उधराए हुए बाल और खेलती हुई कन्या, फटे हुए कपड़े पहनी हुई कन्या अशुभ होता है। सुहागिन स्त्रियां शुभ होती है, सुहागिन स्त्रियां शुभ होती हैं। वेद पाठी ब्राह्मण अगर उस समय आ जाए, दिख जाए, तो शुभ होता है। सुबह है तो अच्छा है, दोपहर तक अच्छा है। शाम की बेला में देखना चाहिए कि चंद्र, शाम की बेला में देखना चाहिए यह कि चंद्रमा किस स्थिति में है। चंद्रमा अगर अशुभ है तो अशुभ फल, शुभ है तो शुभ फल। पूर्ण कृष्ण पक्ष की पंचमी अष्टमी तक चंद्रमा शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा अशुभ माना जाता है। गुरुजी शुक्ल पक्ष की कितना गुरुजी अशुभ? शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा क्षीण चंद्रमा कहा जाता है, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद से क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। भगवान, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे एक प्रश्न की वजह से गुरुदेव ने योग को छोड़ करके ये मुहूर्त बताया, सगुन मुहूर्त। अभी हमने किया था प्रश्न की। क्या 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 इसके लिए नहीं बताया रहे अरे हो? अभी भी हमने आपको आप कहाँ मैसेज किया चले? था कि इसको छोड़ करके सगुन वाला बता दीजिए। चलिए, उसके लिए हमने कहा नहीं कि नहीं सब। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ रमन जी, मैंने आपका मैसेज देखा ही नहीं। जी गुरुदेव, वही हमने कहा अब कि ये विषय वस्तु से हटाया हमने इसके लिए। नहीं नहीं, ये आप गलत भाव में लीजिए ही नहीं। मैंने आपका, अब हो सकता है कि आपके भाव डायरेक्ट मुझे दिल से संबंधित हो गए हों।
ठीक है। वह भी मैं कल लिखवा दूंगा, लेकिन यह भी मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, इसलिए मैं यह खोल दिया। 4-5 दिन से मैं उसके लिए बात कर रहा था। यह बहुत ज़रूरी है, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा, इसके लिए मैं इधर आया। गुरुजी, ये स्वर कुंडली और आरूढ़ कुंडली क्या है? उसी उसी के बारे में लिखवा रहा हूँ। स्वर कुंडली और आरूढ़ कुंडली में ही मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए, जो स्वर कुंडली होती है, स्वर कुंडली हम लोग किसी से पूछते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और उनके पास में कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? अगर पहले से ही बात हो गई है तो कहते हैं घर से कोई सामग्री लेकर के आना। ठीक है, घर से कोई सामग्री लेकर के आना। या फिर हम क्या कहते हैं कि आप कोई एक कलर का नाम ले लीजिए, या किसी कलर का फूल ध्यान कर लीजिए। स्वर कुंडली जो है वह अ से लेकर के ह तक इस राशि की होती है, वह हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अ से लेकर के अह तक को एक श्रेणी में रखते हैं। इसके स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह। स्वर कुंडली हम कुछ सुन करके जो हम बताते हैं, कोई भी चीज हम सुन करके जो बताते हैं उसे स्वर कुंडली कहते हैं। अ से अह तक को एक श्रेणी में रखा गया है। क से अंग तक एक श्रेणी में रखा गया है। च से इया तक एक श्रेणी में रखा गया है। ट से अण तक एक श्रेणी में रखा गया है। त से न तक एक श्रेणी में रखा गया है। प से म तक एक श्रेणी में रखा गया है। य से ह तक एक श्रेणी में रखा गया है। तो इसको कहते हैं सु म सु बु गु स च। सु म सु बु गु स च। इसका अर्थ हुआ कि सु मतलब पहले का अ से ज्ञ तक सूर्य, क से अंग तक मंगल, च से इया तक शुक्र, ट से अण तक बुध, त से न तक
गुरु, प से म तक शनि, या से ह तक चंद्र। अ से अह को एक श्रेणी में रखा गया है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। दूसरा लिखा हूं, क से अंग तक इसके स्वामी मंगल हैं। क से अंग तक इसके स्वामी मंगल हैं। च से इया तक इसके स्वामी शुक्र हैं। च से इया तक इसके स्वामी शुक्र हैं। ट से ण तक ट से ण तक इसके स्वामी बुध हैं। ये आप लोग पूरा लिखते ये जाइएगा। ये ये कृष्ण वाला नो। हाँ, न न न अण अण गुरुजी ठ ठ का ड ढ ण, ये पूरे आप अक्षर लिखते जाइएगा, क्योंकि मान लीजिए आपको कैसे जानेंगे कौन सा लग्न बनाना है, क्या करना है। तो मान लीजिए जैसे मंगल की राशि आप देखेंगे तो इसके स्वामी मैंने कहा क से अंग तक मंगल की राशि है, तो आप कैसे जानेंगे कि मेष की है कि वृश्चिक की है। च से इया तक जो है शुक्र की राशि है, तो कैसे आप जानेंगे कि ये वृष की है या तुला की है। टा से अणा तक इसके स्वामी बुध है, तो आप कैसे जानेंगे कि मिथुन की है या कन्या की है। बुध वैसे ही वाला ट फिर से ठ आप बताइए गुरुजी, नौ से पहले क्या बोला आपने? अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग अहा, इसके जो है एक श्रेणी में रखे गए हैं, इसके स्वामी सूर्य हैं। क ख ग घ अंग, इसके स्वामी मंगल हैं। क ख ग घ अंग, इसके स्वामी मंगल हैं। समय भी हो गया। दूसरे जल्दी जल्दी लिख लीजिए, आप थोड़ा जल्दी लिखिए आप लोग। च छ ज झ इय, इसके स्वामी शुक्र हैं। ट ठ ड ढ अण, इसके स्वामी बुध हैं। त थ द ध न, इसके स्वामी गुरुदेव हैं। प फ ब भ म, इसके स्वामी शनि देव हैं। य र ल व श ख स ह, इसके स्वामी चंद्रदेव हैं। और सूत्र लिख लीजिए। गुरुजी ये सूत्र शनि लिख का लीजिए। गुरुजी ये शनि कहाँ से कहाँ तक है? प से म तक, या से ह तक चंद्रमा। जी गुरुजी। सूत्र लिख लीजिए। सु म सु बु गु स च, सु म सु बु गु स च। गुरुदेव मैं वो लिंक खोलता हूँ, इसका खग का हाँ, समापन करके हाँ, आइएगा। उसको आप खोलिए। यही इतना ही लिखाऊंगा, इसके बाद कल बताऊंगा, समझाऊंगा।
गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव सु म सु बु बु स च। हाँ, सु म सु बु गु सु च, बु गु स च। जी गुरुदेव। सूर्य मंगल शुक्र बुध गुरु शनि चंद्र। अकार के सूर्य, ककार के मंगल, चकार के शुक्र, टकार के बुध, तकार के गुरु, पकार के शनि, यकार के चंद्र। जी गुरुदेव। जी, इसके बारे में कल मैं आप लोगों को स्वर कुंडली समझा दूंगा, आरूढ़ कुंडली उसके बाद में बता दूंगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन थोड़ा आप लोग समय से जुड़ा करिए, बहुत लोग बहुत लेट में जुड़ते हैं। 8 बजे मान लीजिए लिंक 8 या 8:05 तक लिंक जरूर खुल जाता है। 8:10 तक सभी लोग जुड़ जाया करिए, जिससे कि कक्षा चल सके।